नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज का टॉपिक है बेबीज हियरिंग। आपका बच्चा आपकी और आपके पार्टनर की आवाजें कब सुन सकता है और क्या आपको उससे बात करनी, पढ़ाना और संगीत सुनाना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज गर्भावस्था के दौरान आपके बच्चे की सुनने की क्षमता कैसे विकसित होती है। यह सब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वैसे तो टॉपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड है तो किसी फीमेल को ही बताना चाहिए, बट आई एम अ फॉर्मर बायोलॉजी स्टूडेंट तो मैं भी बता सकता हूँ, क्योंकि जब सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ रखी हो तो जानकारी देने में कैसे हेजिटेशन। सारी नहीं, मतलब कुछ चीजें तो पढ़ी ही है। आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही यूजफुल होगा जो गर्भावस्था के स्टेज में है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी किंतु परंतु के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्भावस्था के लगभग छठे हफ्ते में भले ही आपका छोटा सा एम्ब्रियो अभी भी मटर के दाने से भी छोटा हो, आपके बेबी के विकासशील सिर के अंदर की सेल्स पहले से ही अपने आप को अनोखे टिश्यूज में व्यवस्थित करना शुरू कर देती हैं, जो अंततः उसका मस्तिष्क, चेहरा, आंखें, कान और नाक बनेंगे। एम्ब्रियो, सेल्स और टिश्यूज का क्या मतलब है, आइए समझते हैं इन तीनों का क्या रोल है प्रेगनेंसी और मानव जीवन के बनने में। एम्ब्रियो को सरल शब्दों में समझे तो एम्ब्रियो एक शुरुआती बच्चे की विकास की अवस्था है, यानी जब एक नए जीवन का विकास शुरू होता है, जब आपका बच्चा गर्भ में बनना शुरू होता है। इंसानों में इसे गर्भधारण के बाद से लेकर लगभग 8 हफ्तों तक की अवधि में एम्ब्रियो कहा जाता है। इस दौरान शरीर के मुख्य अंग और संरचनाएं बनना शुरू होती हैं, इसे ही एम्ब्रियो कहते हैं। आइए इसे एक इमेज के माध्यम से समझते हैं। इस इमेज के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बच्चा कैसे बनता है गर्भ में और एम्ब्रियो दिखने में कैसा होता है। नेक्स्ट इज सेल्स। सेल्स सभी जीवित चीजों की सबसे बुनियादी इकाइयां हैं। मानव शरीर खरबों कोशिकाओं से बना होता है। ये कोशिकाएं शरीर को आकार देती हैं, भोजन से पोषक तत्व लेती हैं, उन पोषक तत्वों को एनर्जी में बदलती हैं, इसे ही कहते हैं सेल। नेक्स्ट इज टिश्यूज। टिश्यू एक ऐसा समूह होता है जिसमें समान प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो एक साथ मिलकर काम करती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में एक नॉन लिविंग मटेरियल यानी गैर जीवित पदार्थ होता है जिसे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। यह मैट्रिक्स कुछ टिश्यूज में बहुत अधिक और कुछ में कम हो सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी एम्ब्रियो, सेल्स और टिश्यूज के बारे में कि क्या रोल है इन तीनों का प्रेगनेंसी और मानव जीवन में। खैर, हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। 9वें हफ्ते तक आपके बच्चे की गर्दन के किनारों पर छोटे छोटे निशान दिखाई देने लगेंगे। हालांकि वो अभी भी अपनी जगह पर नहीं है, वे धीरे धीरे ऊपर की ओर आकर छोटी घुमावदार कानों में बदल जाएंगी। आपकी पहली और दूसरी तिमाही के दौरान आपके बच्चे के कानों का विकास जारी रहता है। अंदरूनी कान मस्तिष्क की न्यूरॉन्स कोशिकाओं से जुड़ता है जो आवाज को समझने का काम करती है, और मध्य कान की छोटी हड्डियां जो साउंड वाइब्रेशन के झटकों को महसूस करती हैं, बनना शुरू हो जाती हैं। गर्भावस्था के लगभग 16वें हफ्ते में ये संरचनाएं इतनी विकसित हो चुकी होती हैं कि आपका बच्चा कुछ हद तक आवाजें महसूस करने लगता है। इनमें से कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जिनका आप खुद भी ध्यान नहीं देते हैं, जैसे आपके पेट की गुड़गुड़ाहट की आवाज और आपके फेफड़ों से हवा के निकलने और अंदर जाने की आवाज। 24वें हफ्ते तक यह देखा गया है कि बच्चा आवाजों और ध्वनियों की प्रतिक्रिया में अपना सिर घुमाने लगते हैं। जब आप गर्भवती होती हैं तो आपका बच्चा सबसे स्पष्ट आवाज आपकी ही सुन पाता है। स्टडीज से पता चला है कि जब एक एम्ब्रियो अपनी माँ की आवाज सुनता है तो उसकी हृदय की गति बढ़ जाती है, जो यह संकेत करता है कि आपके बोलने पर आपका बच्चा अधिक सतर्क हो जाता है। जोर से पढ़ना, बातचीत करना और गाने गाना, जिन्हें आप आने वाले सालों में अपने बच्चे को सुनाएंगे, इससे उसे आपकी आवाज को पहचानने में मदद मिलेगी। रिसर्चर्स ने पाया है कि न्यूबॉर्न बेबी उन शब्दों और ध्वनियों पर अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं जिन्हें उन्होंने गर्भावस्था के तीसरे महीने में रोज सुना था, बजाय उन शब्दों और ध्वनियों के जिन्हें उन्होंने सुना ही नहीं था। आवाज खुली जगह में सबसे अच्छी तरह से फैलती है, इसलिए आप एक खुले मैदान में किसी के चिल्लाने की आवाज अधिक आसानी से सुन सकते हैं। जबकि जब आपका सिर पानी में डूबा होता है तो आवाज सुनना कठिन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आपका बेबी आपके गर्भ में बढ़ रहा होता है तो उसे खुली हवा का सामना नहीं करना पड़ता। गर्भ में उसके चारों ओर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, साथ ही आपके शरीर की सभी परतें और एमनियोटिक थैली जो उसे बाहरी दुनिया से अलग करती हैं। एमनियोटिक फ्लूइड एक साफ या हल्का पीला तरल होता है जो गर्भ में विकसित हो रहे एम्ब्रियो को घेरता और उसकी रक्षा करता है। इसलिए जब उसके कान पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं तब भी गर्भ में आपका बच्चा जो आवाजें सुनता है वे दबी हुई होती हैं। सुनता है इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ लड़के की बात हो रही हो, वो ही एंड शी दोनों में से कोई भी हो सकता है। इसे मजेदार तरीके से आप ट्राई भी कर सकते हैं। वो कैसे, आइए बताता हूँ। अपने मुंह पर हाथ रखें और अपने पार्टनर को भी ऐसा ही करने के लिए कहें, फिर बातचीत करना जारी रखें। यही लगभग वह ध्वनि है जो आपके बच्चे को गर्भ में सुनाई देती है। अपना मुंह ढककर गाना गाने का प्रयास करें और आप सुनेंगे
होंगे कि धुन तो स्पष्ट सुनाई देती है आपको, लेकिन बोल नहीं सुनाई देते। जितना अधिक आवाज तेज होगी उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आपका बेबी उसे सुन सकेगा। गर्भ में आपके प्यारे से बच्चे को जिन आवाजों की आदत हो जाती है, जन्म के बाद जब वह वही आवाजें दोबारा सुनता है तो उसके चौंकने की संभावना कम हो जाती है। ज्यादातर मामलों में शोरगुल वाली स्थिति से बचने का कोई कारण नहीं होता है, चाहे वह कोई संगीत समारोह हो जिसका आप महीनों से इंतजार कर रहे हो, या कोई विशेष रूप से शोरगुल वाला बेबी शावर हो। एमनियोटिक फ्लूइड की फिजिकल बैरियर आवाज को धीमा कर देती है और बच्चे के कानों के लिए सुनने का काम कठिन बना देती है। यहाँ तक कि आपकी बहुत तेज आवाज भी आपके बच्चे को तेज नहीं लगेगी। ऐसा कहा जाता है कि गर्भावस्था के दौरान तेज आवाज लंबे समय तक और बार बार होने पर बढ़ते बच्चे में विकास संबंधित क्षति या सुनने की क्षमता की हानि का कारण बन सकती है। जबकि आपने सुना होगा कि गर्भ में बच्चों के लिए क्लासिकल सॉन्ग सुनाना उनके IQ को बढ़ा सकता है या उन्हें बेहतर शिक्षा की नींव दे सकता है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इससे बच्चा मोजार्ट बन जाएगा। वास्तव में हर समय अपने पेट के सामने संगीत बजाने से आपके बच्चे के महत्वपूर्ण नींद चक्र में बाधा उत्पन्न हो सकती है। मोजार्ट का पूरा नाम वुल्फगैंग एमेडियस मोजार्ट है। मोजार्ट एक प्रसिद्ध और प्रभावशाली संगीतकार थे जिन्होंने क्लासिकल पीरियड के दौरान कई बेहतरीन संगीत रचनाएं की। ऐसा कहा जाता है कि अपनी पसंदीदा धुनें बजाने में भी कोई बुराई नहीं है, चाहे वो क्लासिकल सोनाटा हो, हॉन्की टोंक कंट्री हो या रॉक एंड रोल हो। सोनाटा एक तरह की संगीत रचना है जो आमतौर पर पियानो या वायलिन के लिए लिखी जाती है। इसमें कई भाग होते हैं, जैसे कि एक संगीत की शुरुआत, मध्य और समाप्ति। यह एक संगीत के खास ढंग से तैयार किया गया हिस्सा होता है। सोनाटा सुनने में कुछ इस प्रकार होता है। नेक्स्ट इज हॉन्की टोंक कंट्री। हॉन्की टोंक कंट्री एक संगीत शैली है जो अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में पाई जाती है। इसमें आमतौर पर इमोशनल गाने होते हैं जो अक्सर प्यार, दर्द और जीवन की मुश्किलों को दर्शाते हैं। इसमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे पियानो, गिटार और फिडल का इस्तेमाल होता है। इसे आमतौर पर स्थानीय बार या हॉकी टॉकी में सुना जाता है, जहाँ लोग गाने सुनने और नाचने आते हैं। हॉन्की टोंक कंट्री सुनने में कुछ इस प्रकार है। नेक्स्ट इज रॉक एंड रोल। रॉक एंड रोल एक संगीत शैली है जो साल 1950 के दशक में लोकप्रिय हुई। इसमें तेज और एनर्जेटिक धुनें होती हैं, इसमें गिटार, ड्रम और पियानो का उपयोग होता है। यह संगीत आमतौर पर मजेदार और झूमने वाला होता है और उसमें अक्सर सिंगर की जोरदार आवाज होती है। रॉक एंड रोल ने संगीत और नृत्य की दुनिया में बड़ा बदलाव किया। रॉक एंड रोल सुनने में कुछ इस प्रकार है। हो सकता है कि आपका बच्चा संगीत से प्रेम करना सीख जाए और गर्भ से बाहर होने पर भी उसे इन परिचित ध्वनियों से शांति मिले। अगर आपको अपने बच्चे के साथ एक तरफा बातचीत करना अजीब लगता है तो याद रखें कि दूसरी तिमाही से ही आपका बच्चा वास्तव में आपके द्वारा बोले गए शब्दों को सुन रहा है। इसलिए अगर आप चाहें तो अपने बच्चे के लिए गाना गाएं या उससे बातें करें, यह जानते हुए कि वह हर आवाज को ध्यान से सुन रहा है। तो दोस्तों, यही थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन बेबीज हियरिंग से रिलेटेड। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।